तभी उस अंधेरे से एक विशाल हाथ निकला। वह हाथ सूखी मिट्टी और पत्थरों से बना था। मेरा नाम सलीम खान है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत कस्बे से निकलकर जब मैं कुछ साल पहले चेक गणराज्य की राजधानी प्राग आया था, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत शहर मेरे लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। यहाँ मैं नाइट शिफ्ट में टैक्सी चलाता हूँ। दिन के वक्त प्राग अपनी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों, चर्चों और पर्यटकों की चहल पहल से किसी परियों की कहानी जैसा सुंदर दिखता है। लेकिन रात होते ही न जाने इस शहर को क्या हो जाता है। सूरज ढलते ही इसकी सनकरी, पथरीली गलियां और वितावा नदी से उठने वाला घना कोहरा पूरे शहर को किसी खौफनाक रहस्य में लपेट लेता है। मैं स्वभाव से बहुत व्यवहारिक इंसान हूँ। भूत प्रेत, पुरानी जादुई कहानियों या जादू टोने जैसी बातों पर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा। मुझे हमेशा यही लगता था कि डर सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज है। इंसान अगर दिल से मजबूत हो तो कोई उसे डरा नहीं सकता। लेकिन नवंबर की उस एक सर्द रात ने मेरा ये भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस रात मुझे एक ऐसे खौफ से रूबरू होना पड़ा जो सदियों से इस पुराने शहर के इतिहास में दफन था। उस रात ठंड ऐसी थी जो हड्डियों को कंपा दे। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट की पीली रोशनी भी चंद कदम आगे का रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी और मैं ओल्ड टाउन के बेहद सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ कोई भी चलता फिरता इंसान नहीं दिख रहा था। तभी एक जर्जर, सदियों पुराने यहूदी प्रार्थना स्थल के पास एक बूढ़े शख्स ने हाथ देकर मेरी टैक्सी रोकी। उस कोहरे के बीच से अचानक उसका सामने आना थोड़ा अजीब था। उसने काले रंग का एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था, सिर पर गोल यहूदी टोपी थी और उसके हाथ में चमड़े की जिल्द वाली एक बहुत पुरानी, मोटी और भारी सी किताब थी। उसने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर आकर बैठा और बेहद भारी, गूंजती और कपकपाती आवाज में कहा, ओल्ड न्यू सिनेगोग चलो। रास्ते का सन्नाटा बहुत अजीब और भारी लग रहा था। टैक्सी के अंदर सिर्फ मेरी गाड़ी के इंजन की आवाज थी। इस सन्नाटे को तोड़ने और बात शुरू करने के लिए मैंने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, सर, इतनी ठंडी और सुनसान रात में आप वहां क्यों जा रहे हैं? वह इलाका तो इस वक्त बिल्कुल वीरान होता है। वहां तो परिंदा भी नहीं पर मारता। उस बूढ़े ने अपनी गहरी, अंदर धंसी हुई आंखों से सीधे शीशे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेजान और रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसने पल भर में मेरे खून को जमा दिया। उसने बहुत धीमी और गहरी आवाज में कहा, मैं वहां किसी से मिलने जा रहा हूं सलीम, जो पिछले 400 सालों से मेरा इंतजार कर रहा है। डैशबोर्ड पर लगे मेरे आई कार्ड से मेरा नाम पढ़कर जब उसने इतनी सहजता से मेरा नाम लिया, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए बात बदलने के लिए पूछा, सर, आप कोई प्रोफेसर हैं क्या, जो इतनी रात को रिसर्च के लिए जा रहे हैं? उसने मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में रखी पुरानी किताब के पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। पन्नों के पलटने की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थी। उसने खिड़की के बाहर छाए गहरे काले अंधेरे को देखते हुए अपनी बात शुरू की। हाँ, मैं यहूदी इतिहास का शोध करता हूँ। सलीम, क्या तुमने कभी गोलम का नाम सुना है? मैंने गाड़ी चलाते हुए ही अपना सिर हिलाया। नहीं सर, यह क्या होता है? कोई शैतान या कोई पुरानी कहानी? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहानी सुनाने लगा। यह कोई काल्पनिक कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है सलीम। यह इस शहर का वो सच है जिसे लोग भूलना चाहते हैं। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ प्राग में रहने वाले यहूदियों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उन्हें मारा काटा जा रहा था, तब रब्बी यहूदा लोव नाम के एक महान और सिद्ध संत हुए। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वितावा नदी की गीली मिट्टी से एक विशाल इंसान की आकृति बनाई। वह आकार में आम इंसानों से दुगना था। मैं ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, मिट्टी का वो पुतला तो बन गया, लेकिन उसमें जान नहीं थी। तब रब्बी ने तंत्र मंत्र और कब्बालाह की गुप्त रहस्यमयी विद्या का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस पुतले के माथे पर इब्रानी भाषा में एक शब्द लिखा, अमेट, जिसका मतलब होता है सत्य। जैसे ही वो शब्द उसके माथे पर लिखा गया, उस बेजान मिट्टी के पुतले में हरकत होने लगी और वह जीवित हो उठा।
वह बहुत ताकतवर था, उसमें इतनी जान थी कि वह अकेले ही दर्जनों सैनिकों को हरा सकता था। वह रात के अंधेरे में पूरे इलाके में घूमकर यहूदियों की रक्षा करता था। मैंने थोड़ा असहज होकर अपने डर को भगाने के लिए हंसते हुए कहा, मिट्टी का जिंदा आदमी। सर, ये तो हमारे भारत की जादुई कहानियों या कॉमिक्स जैसा लगता है। भला मिट्टी में भी कभी जान आ सकती है। लेकिन मेरे हंसने पर भी बूढ़े के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह बिल्कुल गंभीर बना रहा। उसने बेहद भारी आवाज में कहा, यह कोई हंसने की बात नहीं है सलीम। यह एक भयानक हकीकत थी। लेकिन ताकत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह विनाश लाती है। धीरे धीरे वह गोलम इंसानी नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। वह आक्रामक और हिंसक हो गया। जो गोलम अपनों की रक्षा के लिए बना था, वही अब अपनों को ही बेरहमी से मारने लगा। पूरे शहर में उसका खौफ फैल गया। फिर क्या हुआ सर? अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी और डर थोड़ा कम हुआ था। मजबूर होकर रब्बी यहूदा लोग ने उसे रोकने का फैसला किया। एक रात जब गोलम सो रहा था, तब रब्बी चुपके से उसके पास गए और उसके माथे पर लिखे शब्द अमेट का पहला अक्षर मिटा दिया। पहला अक्षर मिटते ही वह शब्द बदलकर मैट बन गया, जिसका मतलब होता है मृत, यानी मौत। जैसे ही वह शब्द बदला, गोलम की ताकत खत्म हो गई। वह वहीं जमीन पर ढह गया और वापस बेजान मिट्टी का ढेर बन गया। तो फिर बात वहीं खत्म हो गई। बुराई का अंत हो गया। मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा। नहीं। बूढ़े की आवाज अब एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। वह मेरे करीब आते हुए बोला, कहानी यही खत्म नहीं हुई। रब्बी ने उस मिट्टी के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया। उन्होंने उस विशाल शरीर को इसी इल्टुन्यूशल सिनेगोग की छत की गुप्त अटारी में छुपा दिया। पुराने लोग कहते हैं कि वह गोलम अमर है। वह मरा नहीं है, वह सिर्फ सो रहा है। उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। उसे दोबारा जगाने के लिए बस एक सही तांत्रिक मंत्र और एक सही वक्त की जरूरत है। और जब भी वो जागेगा, तबाही लाएगा। बात करते करते मेरी गाड़ी उसी इल्टुन्यूशल सिनेगोग के सामने आकर रुक गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया की धड़कन थम गई हो। स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी कोहरे में धुंधली पड़ चुकी थी। बूढ़े ने जेब से पैसे निकालकर मुझे दिए, गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। लेकिन कोहरे में गायब होने से ठीक पहले वह अचानक मेरी खिड़की के पास आया। उसने नीचे झुककर सीधे मेरी आंखों में देखा और बोला, याद रखना सलीम, अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे या हवा में अचानक नदी की गीली मिट्टी की सड़ी हुई गंध आने लगे, तो समझ जाना कि गोलम जाग रहा है। वह अपने शिकार की तलाश में है। इतना कहकर वह बूढ़ा पलक झपकते ही उस घने कोहरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। उस रात मैं जैसे तैसे अपने कमरे पर लौट तो आया, लेकिन मैं सो नहीं सका। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे मिट्टी का वह बिना चेहरे वाला विशालकाय राक्षस दिखाई देता, जिसके माथे पर खून जैसे लाल रंग से अमेट लिखा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मुझे नहीं पता था कि बूढ़े प्रोफेसर की कही बातें कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो बहुत जल्द मेरे सामने हकीकत बनकर आने वाली थी। प्राग का वो प्राचीन इतिहास सचमुच जिंदा होने वाला था, और अगली बार जब मेरी गाड़ी उस सिनेगोग की तरफ मुड़ने वाली थी, तो वहां मेरा इंतजार कोई सवारी नहीं, बल्कि खुद साक्षात मौत कर रही थी। बूढ़े प्रोफेसर से उस डरावनी कहानी को सुने हुए 4 दिन बीत चुके थे। उन 4 दिनों में मैंने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली थी। जब भी मैं रात को टैक्सी लेकर निकलता, मेरा दिल अनजाने डर से कांप उठता था। लेकिन पेट की भूख और पैसों की मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। चौथे दिन प्राग में अचानक मौसम ने बहुत करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, और शाम होते होते इतनी भारी बर्फबारी शुरू हो गई कि पूरा शहर सफेद कफन में लिपट गया। ठंडी हवाएं चाकुओं की तरह चुभ रही थी, और इस बर्फीले तूफान के कारण शाम को ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटने ही वाला था। गाड़ी का हीटर ऑन था, और मैं बस ये सोच रहा था कि जल्दी से अपने गर्म कमरे में पहुंचूं। तभी अचानक मेरी टैक्सी के डैशबोर्ड पर लगे जीपीएस स्क्रीन पर एक बुकिंग फ्लैश हुई।
जब मैंने पिकअप लोकेशन देखी तो मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ही जम गए। वह बुकिंग उसी अल्टन्यूशुल यानी ओल्ड नयू सिनेगॉग के पास से आई थी। मेरा दिल अंदर से जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, सलीम वहां मत जाओ, गाड़ी घुमाओ और घर भागो। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग ने कहा, इस बर्फीले तूफान में कोई मुसाफिर फंसा होगा, उसे मदद की जरूरत होगी। और वैसे भी वो तो बस एक कहानी थी, भला इस जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या। अपनी इसी व्यवहारिक सोच के कारण मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और गाड़ी का रुख उस पुराने यहूदी प्रार्थना स्थल की तरफ मोड़ दिया। जब मैं उस पुराने सिनेगॉग के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर ही मेरी रूह कांप गई। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, स्ट्रीट लाइट भी बंद थी, सिर्फ चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया की मौत हो चुकी हो। मैंने गाड़ी साइड में लगाए, इंजन बंद किया और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करके बाहर देखने लगा कि शायद कोई सवारी आती हुई दिख जाए। तभी अचानक गाड़ी के एसी वेंट से एक बहुत ही अजीब और तीखी गंध आने लगी। वह गंध पेट्रोल की नहीं थी, न ही किसी कचरे की थी। वह वितावा नदी की सदियों पुरानी सड़ी हुई गीली मिट्टी की बदबू थी। वह बदबू इतनी भारी थी कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे तुरंत उस बूढ़े प्रोफेसर की आखिरी बात याद आई, जब हवा में अचानक नदी की गीली मिट्टी की सड़ी हुई गंध आने लगे तो समझ जाना कि गोलम जाग रहा है। मेरा गला सूखने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने घबराहट में तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन ये क्या, डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक बार टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। गाड़ी की मजबूत बैटरी पल भर में पूरी तरह डेड हो चुकी थी। पूरी टैक्सी के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। तभी सिनेगॉग की उस जर्जर सदियों पुरानी इमारत के भीतर से एक ऐसी खौफनाक आवाज गूंजी जिसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। ऐसा लगा मानो छत की अटारी से कई टन वजनी कोई भारी चीज सीधे नीचे फर्श पर गिरी हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि जमीन हिल गई। मैं थर थर कांपने लगा। मैंने दोबारा पागलों की तरह चाबी को घुमाया, स्टार्ट हो जा भाई, खुदा के लिए स्टार्ट हो जा। लेकिन गाड़ी बेजान खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की सारी ऊर्जा और बिजली को किसी अदृश्य ताकत ने सोख लिया हो। उसी वक्त सिनेगॉग के भारी और पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। वह किसी इंसान के चलने की आवाज बिल्कुल नहीं थी। वह आवाज इतनी भारी और डरावनी थी मानो कोई पत्थरों का छोटा पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। मेरी नजरें डर के मारे सिनेगॉग के मुख्य दरवाजे पर टिक गईं। कड़कड़ाती ठंड और शून्य से नीचे के तापमान में भी मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक वह विशाल लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर घने काले और डरावने अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन उस घने अंधेरे के ठीक बीचों बीच दो धुंधली जलती हुई लाल रोशनी चमक रही थी। वे रोशनी कोई लाइट नहीं थी, वे किसी की आंखें थी जो सीधे मेरी टैक्सी के अंदर मुझे ही देख रही थी। डर के मारे मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस दरवाजे के अंधेरे से एक विशाल डरावना हाथ बाहर निकला। वह हाथ हाड़ मांस का नहीं बना था, बल्कि वह सूखी और जमी हुई सख्त काली मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। उस हाथ की उंगलियों से अब भी नदी की ताजी गीली मिट्टी नीचे बर्फ पर टपक रही थी। वह विशाल आकृति अब पूरी तरह से दरवाजे से बाहर आ चुकी थी। उसका शरीर कोई 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा और चौड़ा था। उसकी बनावट को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने बिना सोचे समझे मिट्टी को बस एक इंसानी ढांचा दे दिया हो। न कोई नाक थी, न कान और न ही कोई चेहरा, बस 2 दहकते अंगारों जैसी आंखें थीं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी चीज उसके माथे पर थी। उसके माथे पर नीले रंग की एक अलौकिक जादुई रोशनी चमक रही थी, जिसमें इब्रानी भाषा का पहला अक्षर एलेफ साफ साफ देखा जा सकता था। गोलम ऑफ इटर्निटी यानी अमरता का वह प्राचीन राक्षस सचमुच जाग चुका था। और अब उसके भारी और विनाशकारी कदम सीधे मेरी टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ सड़क की जमीन कांप उठती थी और मेरी गाड़ी हिल जाती थी। हवा में मिट्टी की बदबू इतनी बढ़ गई कि मेरा जी मिचलाने लगा। वह राक्षस मेरी टैक्सी से महज 5 फीट की दूरी पर आकर रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से मुझे देखा।
उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक आदिम और अंतहीन गुस्सा था। अचानक उसने अपना वह भारी पत्थरों जैसा हाथ हवा में उठाया और मेरी टैक्सी के लोहे के मजबूत बोनट पर दे मारा। एक जोरदार और कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। टैक्सी का मजबूत लोहे का बोनट ऐसे पिचक गया जैसे वह कागज या किसी पतले प्लास्टिक का बना हो। गाड़ी का अगला हिस्सा जमीन से 1-2 फीट ऊपर उठा और वापस झटके से नीचे गिरा। इस भयंकर झटके के कारण मेरा सिर सीधे स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। मेरे माथे पर एक गहरा कट लगा और वहां से खून की एक पतली धार बहकर मेरी आंखों के पास आने लगी। दर्द और बेइंतहा खौफ के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन मैं चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था, क्योंकि साक्षात मौत मेरी विंडशील्ड के पार खड़ी थी। तभी गोलम ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरी ताकत से मेरी टैक्सी के सामने वाले शीशे पर दे मारा। शीशा एक ही वार में तड़क कर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। कांच के नुकीले टुकड़े सीधे उड़कर मेरे चेहरे और हाथों पर आकर लगे, जिससे कई जगह से खून रिसने लगा। वह बेचेहरे का राक्षस अब पूरी तरह से गाड़ी के शीशे को तोड़कर अंदर झुक रहा था। या अल्लाह, आज मैं नहीं बचूंगा, मैंने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उत्तर प्रदेश के उस छोटे से कस्बे में बैठा मेरा परिवार, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बहनें, मेरी पूरी जिंदगी की सारी यादें एक पल के लिए फ्लैशबैक की तरह मेरी बंद आंखों के सामने तैर गईं। मुझे लगा कि प्राग के इस अजनबी और ठंडे शहर के एक सुनसान कोने में आज मेरा अंत होने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब मैं हार मान चुका था, मेरे दिमाग के किसी कोने में 4 दिन पहले सुने उस बूढ़े प्रोफेसर की फुसफुसाती हुई आवाज दोबारा गूंज उठी। रब्बी ने उसके माथे से पहला अक्षर मिटा दिया, जिससे वह शब्द बदलकर मैक बन गया, जिसका मतलब है मौत। गोलम वहीं ढह गया और वापस बेजान मिट्टी का ढेर बन गया। प्रोफेसर की वे बातें मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह बजने लगी। मुझे समझ आ गया कि इस 7 फीट ऊंचे मिट्टी के दानव से ताकत में जीतना नामुमकिन है। इसे गोली से या गाड़ी से नहीं मारा जा सकता। इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था। इसके माथे पर चमक रहे उस नीले जादुई अक्षर एलेफ को किसी भी तरह मिटाना होगा। लेकिन ये सोचना जितना आसान था, करना उतना ही नामुमकिन। मैं एक पिचकी हुई टैक्सी के अंदर फंसा हुआ था, जहां हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी। और वह राक्षस 7 फीट ऊंचा था, उसका माथा बहुत ऊपर था। तभी गोलम ने खिड़की के टूटे हुए रास्ते से अपना विशाल, कड़ा हाथ गाड़ी के अंदर डाला। उसकी उंगलियों की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी मजबूत थी। उसने एक ही झटके में मेरी जैकेट का कॉलर पकड़ा और मुझे गाड़ी के अंदर से बाहर खींच लिया। उसने मुझे हवा में लहराते हुए बर्फ से ढकी उस ठंडी, पथरीली सड़क पर बेरहमी से पटक दिया। पीठ के बल गिरने के कारण मेरे फेफड़ों की सारी हवा बाहर निकल गई और मेरी सांस अटक गई। रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द हुआ मानो वह टूट गई हो। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। गोलम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे एक कीड़े मकोड़े की तरह अपने पैरों से कुचलने के लिए अपना भारी, टनों वजनी पैर हवा में उठाया। अब खेल खत्म होने ही वाला था। जब गोलम का वह विशाल, टनों वजनी पैर हवा में उठा और मेरे सीने को कुचलने के लिए नीचे आने लगा, तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी के कुछ ही सेकंड बचे हैं। बर्फ की उस ठंडी चादर पर लेटे लेटे मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छाने लगा था। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है, तो उसका शरीर और दिमाग बचने के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी ताकत लगा देता है। मेरे अंदर भी अचानक न जाने कहां से एक अजीब सी फुर्ती आ गई। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत समेटी और जमीन पर घिसकते हुए दाईं तरफ एक लंबा गोता लगाया। ठीक उसी पल गोलम का भारी पैर उसी जगह पड़ा जहां एक सेकंड पहले मेरा सीना था। वह वार इतना भयानक था कि सड़क की मजबूत कंक्रीट की जमीन धंस गई और चारों तरफ बर्फ और पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ गए। अगर मैं 1 सेकंड की भी देरी करता तो मेरा शरीर वहीं पिसकर चटनी बन जाता। इस झटके से बचकर जब मैं थोड़ा दूर हटा, तो मेरी नजर सिनेगोग की दीवार के पास पड़े मलबे पर पड़ी। वहां शायद कुछ दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए रेत और पत्थरों के बीच एक लंबा, नुकीला सरिया पड़ा हुआ था। वह रॉड काफी भारी और आगे से बिल्कुल तीखा था। गोलम ने जब देखा कि उसका शिकार बच गया है, तो उसने एक भयानक गुस्से के साथ अपनी लाल आंखें मेरी तरफ घुमाई। वह दोबारा मुझे पकड़ने के लिए मुड़ा।
इससे पहले कि वह अपने भारी कदमों से मेरे करीब आता, मैंने बिना सोचे समझे जमीन पर रेंगते हुए उस लोहे के रॉड को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। लोहे की वह छड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उस वक्त मेरे हाथों में खौफ का करंट दौड़ रहा था। मैं समझ चुका था कि नीचे खड़े होकर मैं इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी भी तरह ऊंचाई पर पहुंचना था ताकि मैं इसके माथे तक वार कर सकूं। सिनेगॉग के मुख्य दरवाजे के पास ही एक पुराना और ऊंचा पत्थरों का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर चढ़कर रब्बी भाषण दिया करते थे। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा, दर्द से चीखते हुए भागा और उस ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया। अब मैं जमीन से करीब 5 फीट ऊपर था और गोलम का माथा बिल्कुल मेरे निशाने पर आ चुका था। गोलम पूरी तरह से मेरी तरफ पलटा। उसके चेहरे की जगह जो सपाट मिट्टी थी, उसमें कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी जलती हुई लाल आंखें बता रही थी कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने चबूतरे की तरफ कदम बढ़ाया और मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए अपने दोनों विशाल हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां मेरे पैरों को छूने ही वाली थीं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैंने एक आखिरी चीख मारी, अपनी दोनों आंखों को पूरी ताकत से खोला और उस भारी लोहे के रॉड को दोनों हाथों से उठाकर पूरी जान से गोलम के माथे के बीचों बीच दे मारा। वह नुकीला लोहे का सरिया गोलम की उस सख्त जमी हुई मिट्टी को चीरता हुआ उसके माथे के अंदर तक घुस गया। मेरा निशाना बिल्कुल सटीक था। रॉड सीधे उस नीले रंग के अलौकिक अक्षर एलएफ के ऊपर जाकर लगा था। जैसे ही वह सरिया उस जादुई अक्षर के पार हुआ, एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। हवा का चलना बंद हो गया, गिरती हुई बर्फ हवा में ही ठहर गई और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गोलम का पूरा शरीर वहीं का वहीं थम गया। उसके बड़े हुए हाथ हवा में ही रुक गए। अगले ही पल गोलम की वे अंगारे जैसी लाल आंखें बहुत तेजी से टिमटिमाईं और उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकली। फिर उस बेचेहरे के मिट्टी के राक्षस के भीतर से एक ऐसी दर्दनाक, भयानक और अलौकिक चीख निकली जिसने पूरे प्राग शहर के ओल्ड टाउन इलाके को हिलाकर रख दिया। वह आवाज किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों साल पुराना कोई बहुत बड़ा पहाड़ बीच से टूट रहा हो या जमीन के अंदर की प्लेटें आपस में टकरा रही हो। उस आवाज की गूंज से सिनेगॉग की पुरानी खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी तड़क कर गिर गए। मैंने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। रॉड के उस जबरदस्त वार से उसके माथे पर चमक रहा वह पहला जादुई अक्षर एलएफ पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। जैसे ही वह अक्षर मिटा, उसके माथे की वह नीली रहस्यमयी रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। अब उसके माथे पर सिर्फ 2 अक्षर बचे थे, जिससे वह पूरा शब्द बदलकर इब्रानी भाषा में मैट बन चुका था, और मैट का मतलब था मौत। चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही शब्द बदला, गोलम के शरीर की सारी ताकत पल भर में गायब हो गई। उसके हाथों और पैरों से सूखी मिट्टी की परतें और बड़े बड़े काले पत्थर टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते वह 7 फीट का अजय और अमर योद्धा, जो कुछ देर पहले मेरी जान लेने पर तुला था, मेरे सामने रेत के किले की तरह ढह गया। कुछ ही सेकंड के अंदर वहां राक्षस की जगह सिर्फ सूखी और सड़ी हुई मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर बचा था। हवा में फैली वह वितावा नदी की बदबू अचानक गायब हो गई और उसकी जगह सिर्फ सूखी धूल हवा में उड़ने लगी। मैं उस ऊंचे चबूतरे से सीधे नीचे बर्फ पर गिर पड़ा। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, माथे से खून बहकर मेरे चेहरे पर सूख चुका था, और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं, मानो मैं मीलों दौड़कर आया हूं। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां से अब बर्फबारी थोड़ी कम होने लगी थी। चारों तरफ फिर से वही खौफनाक और भारी सन्नाटा पसर गया था, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में मौत का डर नहीं था। मैं कुछ देर वहीं बेजान सा पड़ा रहा। तभी बहुत दूर से मुझे पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद इस इलाके के किसी स्थानीय नागरिक ने सिनेगॉग से आने वाली उस भयानक चीख और हंगामे की आवाज को सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। सायरन की आवाजें जैसे जैसे करीब आ रही थी, मुझे तसल्ली हो रही थी कि मैं जिंदा बच गया हूँ। जब पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंची, तो वे भी वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां मेरी बुरी तरह से पिच की हुई टैक्सी खड़ी थी, जिसका बोनट और विंडशील्ड पूरी तरह तबाह हो चुके थे, और गाड़ी के ठीक सामने सड़क पर मिट्टी और अजीब से काले पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। पुलिस वाले दौड़कर मेरे पास आए।
डॉक्टर ने तुरंत मुझे संभाला और मेरे घावों पर पट्टी करने लगे। जब पुलिस के जासूस ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, किसने तुम पर हमला किया, तो मैंने बिना कुछ छुपाए उन्हें पूरी कहानी सुना दी। वह 4 दिन पहले मिला बूढ़ा प्रोफेसर, उसकी चमड़े की किताब, ये पुराना सिनेगोग और मिट्टी का वो 7 फीट का दानव गोलम। लेकिन मेरी बात सुनते ही प्राग की पुलिस के चेहरों पर अजीब से हाव भाव आ गए। उन्होंने आपस में चेक भाषा में कुछ बात की और फिर मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। वे मेरी कहानी पर रत्ती भर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए एक मिट्टी के पुतले का जिंदा होना महज एक पागलपन था। प्राग की पुलिस और जासूसों ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद जो रवैया अपनाया, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उनके लिए गोलम का जिंदा होना किसी मजाक या किसी पागल आदमी की दिमागी उपज जैसा था। उन्होंने मान लिया कि प्राग की इस हाड़ कांपने वाली ठंड और भारी बर्फबारी के कारण मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उनका कहना था कि मेरी टैक्सी पर किसी आवारा अपराधियों के गैंग ने पत्थरों और लोहे के सरियों से हमला किया था, जिससे डरकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा और मुझे मतिभ्रम होने लगा। सड़क पर बिखरे मिट्टी के उस विशाल ढेर को उन्होंने सिनेगोग की दीवार से गिरा हुआ पुराना मलबा मान लिया। उन्होंने इसे एक साधारण दुर्घटना और हमले का केस माना, मेरी फाइल पर मानसिक तनाव के कारण दुर्घटना लिखा और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे तुरंत प्राग के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मेरे माथे के गहरे घाव पर टांके लगाए और शरीर की चोटों का इलाज किया। शारीरिक घाव तो कुछ हफ्तों में धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन मेरे मन पर जो खौफ का घाव लगा था, उसका कोई इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। मैं जब भी अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करता, मुझे वही सूखी मिट्टी का बिना चेहरे वाला दानव दिखाई देता। मुझे अपने कानों में वही पत्थरों के टूटने जैसी भयानक अलौकिक चीख सुनाई देती, और मैं डर कर पसीने से लथपथ होकर चिल्लाते हुए उठ बैठता। नर्सें मुझे नींद के इंजेक्शन देती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किसी गहरे सदमे में हूँ। अस्पताल के उन दिनों में मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी। इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं, जिन्हें अगर आप अपनी आंखों से देख भी लें, तो भी दुनिया उन्हें मानने से इनकार कर देती है। लोग केवल उसी सच को स्वीकार करते हैं, जिसे विज्ञान समझा सके। लेकिन प्राग की उस रात जो हुआ था, वह विज्ञान से बहुत परे, सदियों पुराना एक काला जादू था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम अपनी टैक्सी चलाने की नौकरी छोड़ने का किया। मैंने कसम खा ली कि मैं अब प्राग शहर की सड़कों पर रात के वक्त कभी गाड़ी नहीं निकालूंगा। मैंने अपनी टूटी हुई टैक्सी को कबाड़ में बेच दिया। अब मैंने दिन के वक्त एक सुरक्षित और शांत भारतीय रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया था, जहां रात को भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आज भी 24 घंटे गूंजता रहता था। वह बूढ़ा प्रोफेसर कौन था? वह इंसान था या कोई साया? अपने दिल की तसल्ली के लिए एक दिन मैं दोपहर के उजाले में प्राग की मुख्य लाइब्रेरी में गया। मैंने वहां के यहूदी इतिहास और गोलम से जुड़ी पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद इतिहास की एक बहुत पुरानी, धूल से ढकी किताब के पन्नों के बीच मुझे एक धुंधली सी ब्लैक और व्हाइट तस्वीर मिली। उस तस्वीर को देखते ही मेरे हाथ से वह किताब नीचे गिर गई और लाइब्रेरी के सन्नाटे में मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते बची। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि 16वीं शताब्दी के उसी महान यहूदी संत रब्बी यहूदा लोव की थी। और उनका चेहरा हूबहू उसी बूढ़े प्रोफेसर से मिलता था, जो नवंबर की उस ठंडी रात को काले ओवरकोट और गोल टोपी में मेरी टैक्सी में बैठा था। उनके हाथ में जो किताब थी, वह भी वही चमड़े की जिल्द वाली पुरानी किताब थी। मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया कि वो कोई आम इंसान या प्रोफेसर नहीं था। वह खुद रब्बी यहूदा लोव की भटकती हुई आत्मा थी। शायद सदियों बाद प्राग के इतिहास का वो भयानक राक्षस अपनी नींद से जागने वाला था, और रब्बी की आत्मा मुझे आगाह करने आई थी। उन्होंने मुझे वो गुप्त मंत्र और अक्षर मिटाने का तरीका इसलिए सिखाया था, क्योंकि वे जानते थे कि उस रात गोलम के सामने आने वाला मुसाफिर मैं ही होने वाला था। उन्होंने मुझे मरने से बचाया था, या शायद मुझे अपने उस अधूरे काम को पूरा करने का जरिया बनाया था, जिसे वे सदियों पहले अधूरा छोड़ गए थे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को बीते अब कई महीने हो चुके हैं। प्राग में नवंबर की वह बर्फीली रात बीत चुकी है, और अब साल 2016 की गर्मियां आ चुकी है।
दिन के उजाले में जब प्राग की सड़कों पर सूरज चमकता है तो ये शहर बिल्कुल सामान्य और बेहद खूबसूरत लगता है। लोग कैफे में बैठते हैं, वितावा नदी में नावें चलती हैं और पर्यटकों की हंसी से गलियां गूंजती हैं। लेकिन मैं अब इस शहर को उस नज़र से नहीं देख पाता जैसे बाकी लोग देखते हैं। मेरे माथे का वो घाव अब एक हल्के निशान में बदल चुका है, लेकिन जब भी मौसम बदलता है उस निशान में एक अजीब सी सिसकन होती है जो मुझे उस रात की याद दिलाती है। मैं अब भी अक्सर सोचता हूँ कि क्या गोलम ऑफ इटर्निटी वाकई हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्या लोहे के उस एक वार से सदियों पुराना वो अभिशाप मिट गया। जब मैं अपनी लाइब्रेरी की रिसर्च को याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। किताबों में लिखा था कि गोलम को वितावा नदी की गीली मिट्टी से कई बार बनाया जा सकता है। वह कोई एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा है, एक गुस्सा है जो मिट्टी के भीतर सो रहा है। अब भी जब प्राग में मौसम अचानक खराब होता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं या वितावा नदी से घना सफेद कोहरा उठकर ओल्ड टाउन की सनकरी पथरीली गलियों को अपने आगोश में ले लेता है, तो मैं अपने कमरे की खिड़की का शीशा बंद कर लेता हूँ। मैं रात के सन्नाटे में सांस रोककर बाहर अंधेरे में देखता हूँ। जब कभी हवा के झोंके से खिड़की चरमराती है या दूर से किसी भारी चीज के गिरने की धम धम आवाज आती है तो मेरा खून जम जाता है। हवा में जरा सी भी मिट्टी की महक आते ही मुझे लगता है कि कहीं शहर के किसी दूसरे अनजान कोने में, किसी जर्जर चर्च या किसी पुरानी अंधेरी अटारी में कोई और तांत्रिक उस जादुई विद्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्या मिट्टी का वह अमर राक्षस फिर से जीवित होने के लिए सही मंत्र और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। मैं सलीम खान, उत्तर प्रदेश का एक सीधा साधा इंसान, आज भी प्राग की हर रात को इसी खौफ के साथ गुजारता हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो सचमुच अमर है उसे कभी भी पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता। वह सिर्फ सही वक्त के इंतजार में सो जाता है।